हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 12 झलमला पूरक पठन, जिसके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 12 झलमला। झलमला का अर्थ होता है, जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पर प्रकाश झिलमिला रहा था, अर्थात हल्के प्रकाश की चमक को कहते हैं झलमला। जब आप हल्की रोशनी कहीं करते हैं तो उसे कहा जाता है झलमला। इस पाठ के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आप बहुत ही पुराने लेखक हैं, लालित्य निबंध के निबंधकार हैं। आपके निबंधों में चारुता, आपके निबंधों में गंभीर भाव देखा जाता है। यह एक पूरक पठन है। इस पूरक पठन में लेखक ने आप लोगों को देवर और भाभी के बीच के स्नेह को, प्रेम को दर्शाया है। साथ में ही उनके जो निश्चल भाव हैं उसको प्रकट किया है। उस समय समाज में फैली हुई जो रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, उनका भी आपने यहाँ पर वर्णन किया है। आइए इस पाठ के बारे में आगे जानते हैं। गद्य संबंधी लघु कथा। लघु मतलब छोटी, कथा मतलब कहानी। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में, परिदृश्य मतलब घटनाक्रम में से एक विशेष क्षण, प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। चातुर्य मतलब चालाकी, अर्थात जो लघु कथाएं होती हैं, बहुत बड़ी कहानी को छोटे में, छोटी घटना में प्रस्तुत करने का जो करने की विशेषता है, उसे लघु कथा कहते हैं। इस कहानी द्वारा लेखक ने भाभी देवर के निश्चल प्रेम, तत्कालीन पारिवारिक स्थितियों एवं विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृति मतलब यादों को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। मार्मिक अर्थात मर्म प्लस एक, मर्म मतलब भाव, जो भावों को प्रदर्शित करे उसको प्रकट किया हुआ है। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। यह पाठ आपको पूरक पठन है, तो यह आपको 4 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें 2 मार्क परिच्छेद में से उत्तर खोज करके लिखना होगा और 2 मार्क वह स्वमत पे होगा। तो सबसे पहले जो स्वमत इसमें आता है वह यही है कि आपके क्षेत्र में, आपके परिवेश में या आपके समाज में फैली हुई कुरीतियों, रीतियों, अंधविश्वासों पर प्रकाश डालिए, उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि समाज में बहुत सारी रीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, कुरीतियाँ भी हैं, अंधविश्वास भी है। जैसे आप लोग मित्रता करते हैं तो एक दूसरे को कभी चॉकलेट खिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, पार्टी देते हैं। उसी तरह की एक परंपरा है, जब एक महिला दूसरी महिला की सखी, फ्रेंड, मित्र, आपकी भाषा में क्लोज फ्रेंड बन जाती है, तो वहाँ पर एक समय में हमारे देहात में, हमारे गांव में एक दूसरे को झलमला दिखाया जाता था, अर्थात दीपक का हल्का प्रकाश दिखाया जाता था। उसी परंपरा के तहत में जो कहानी है उसको बुना गया है। मैं बरामदे में टहल रहा था। बरामदा गलियारा, जिसे आप कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो रहा था, रही थी, यह आपका हो गया अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न बन गया, लेखक इस जगह टहल रहे थे, या वह स्थान जहां लेखक टहल रहे थे। उत्तर हुआ बरामदे में। इतने में मैंने देखा
कि बिमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। लेखक के द्वारा देखा गया दृश्य, यह 1 मार्क का प्रश्न होगा, तो उत्तर होगा विमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। जा रहा है, रही है, रहे हैं, यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। आंचल आप जानते हैं साड़ी का जो किनारा होता है। प्रदीप, प्रदीप मतलब दीपक। अगला प्रश्न इसी लाइन से बना कि नौकरानी का नाम विमला। अगला हुआ कि विमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे यह लेकर जा रही थी एक प्रदीप। विमला नौकरानी का गंतव्य स्थल, गंतव्य मतलब जहां वह जा रही थी, तो वह हुआ बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी। आगे चलते हैं। मैंने पूछा, क्यों री, यह क्या है? वह बोली, झलमला। लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का नौकरानी विमला द्वारा दिया गया जवाब, तो उत्तर क्या होना है? झलमला। फिर आगे भी मिलेगा। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई है, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि लेखक अपने बरामदे में टहल रहे थे, घूम रहे थे। इतने में उन्होंने एक दृश्य देखा कि उनके घर की जो नौकरानी है विमला, वह अपने आंचल के नीचे एक दीपक लेकर जा रही है और वह बड़ी भाभी के कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसका गंतव्य स्थल बड़ी भाभी का कमरा था। लेखक के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर वह कहाँ जा रही है और यह क्यों लेकर जा रही है। तब विमला ने बताया कि वह झलमला लेकर जा रही है, कारण कि लेखक की जो भाभी है वह पंडित जी की बहू की सखी बन गई। सखी मतलब मित्र, सहेली, इसलिए वह उन्हें उनके पास में झलमला लेकर जा रही है। यहाँ प्रश्न बना कि विमला नौकरानी बड़ी भाभी के कमरे की तरफ झलमला लेकर जा रही थी, कारण लिखिए। तो उत्तर होगा, बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई थी, इसलिए वह उन्हें झलमला दिखाने जा रही थी। तब तो मैं भी किताब फेंककर घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल तो दो। दीदी ने कहा, जा अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। निराश, निह प्लस आश, तो यहाँ पे जो उपसर्ग हुआ वह हुआ निह। अपने कमरे में लौट आया। लेखक निराश होकर अपने कमरे में लौट आए, कारण लिखिए। तो उत्तर क्या होगा? तेल मांगने पर दीदी ने उन्हें तेल नहीं दिया, इस कारण लेखक निराश होकर अपने कमरे में लौट आए। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने न देना चाहिए, अच्छी दिल लगी होगी। दिल लगी मतलब मजाक, दिल लगी मतलब हंसी करना किसी से, जिसे आप लोग कहते हैं जस्ट मजाक था, फन, तो मजाक, दिल लगी होगी। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। तो यहाँ छोटा प्रश्न बना, लेखक की दृष्टि इस पर पड़ी, मोमबत्ती के टुकड़े पर। मैंने उसे उठा लिया और एक दिया सलाई का बक्स, बक्स मतलब डिब्बा, लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला।
लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उनके घर की नौकरानी विमला झलमला लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है, पूछने पर उसने बताया कि उनकी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होके सहेली बनकर आई है, अर्थात उनसे मित्रता की है। और यह परंपरा है कि जब दो महिलाएं आपस में सहेली बनती हैं तब वे उन्हें झलमला दिखाया जाता है, जिससे उनकी मित्रता जो है अटूट बनी रही। यह सुनते ही लेखक भी दौड़ करके घर के भीतर जाते हैं। पढ़ाई कर रहे थे, किताब हाथ में लिए थे, उसको रख दिए और दौड़ कर गए। उनके पास झलमला दिखाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो अपनी बहन के पास गए और उनसे तेल मांगने लगे कि दीपक जलाकर अपनी भाभी को झलमला दिखा सके, परंतु दीदी ने उन्हें नहीं दिया, उनकी मदद तेल देकर नहीं की। उनके मन में आया कि यह बड़ा अवसर है भाभी को खुश करने का, क्योंकि भाभी आज पंडित जी की बहू की सहेली बनी है, तो क्यों ना मैं भी झलमला दिखाऊं। यहाँ वहाँ देखने पर उन्हें मोमबत्ती का एक टुकड़ा मिला, वही उठा लिए और एक दिया सलाई का माचिस का डिब्बा लेकर भाभी के कमरे की तरफ गए। भाभी ने उन्हें देखकर आश्चर्य करते हुए पूछा कि आखिर क्या लेकर आए हो और क्यों लेकर आए हो। तब उन्होंने उस मोमबत्ती को जला दिया और कहा कि यह झलमला है। भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। 5 रुपए रख दिया अर्थात नेक दिया। नेक देना क्या होता है? जब इस तरह से होता है जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं तो पंडित जी को चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, या फिर दूसरे जो लोग होते हैं उनको जो दान इत्यादि करते हैं उसे नेक कहते हैं। भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। तो लेखक को झलमला दिखाने का इतना रुपया भाभी ने दिया, 5 रुपए दिए। मैं कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? आलोक मतलब प्रकाश। जब भाभी ने लेखक के हाथ पे केवल 5 रुपए झलमला दिखाने पर दिए तब उन्होंने ताना मारा, अर्थात भाभी को उत्साहित भी किया कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, क्या उस प्रेम के प्रकाश की कीमत केवल 5 रुपए है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिनी। गिनी अर्थात सोने का सिक्का, स्वर्ण मुहर जिसे कहते हैं। गिनी मतलब सोने का सिक्का। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिनी। किस पर लिखा उन्होंने? मोमबत्ती के टुकड़े पर। किससे लिखा? चाकू से लिखा। क्या लिखा? मूल्य 1 गिनी। अर्थात उस मोमबत्ती के टुकड़े की कीमत जिससे उन्होंने भाभी को झलमला दिखाया था, उसकी कीमत कितनी हुई? 1 गिनी, 1 सोने का सिक्का। भाभी ने गिनी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद गिनी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी यहाँ पर समाज में फैली हुई इस परंपरा का वर्णन करते हैं, जो आज भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। जब दो लोग मित्र बनते हैं तो मित्रता को प्रमाणित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, मित्रता को अटूट बनाए रखने के लिए एक सेलिब्रेशन करते हैं। कोई पार्टी देता है, कोई एक दूसरे को चॉकलेट देता है, और कभी केक भी लोग काटते हैं मित्र बनने पे। जैसे रामायण में है कि जब श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता हुई तो उस समय हनुमान ने अग्नि जलाई थी और दोनों ने अग्नि के ऊपर हाथ रखा था, एक दूसरे के गले मिले थे और उस अग्नि की शपथ ली थी। अलग अलग परंपराएं हमेशा से प्रचलित रही हैं। आजकल कई लोग कसम भी खाते हैं कि हम मित्र बने रहेंगे, हम फ्रेंड बने रहेंगे। यहाँ पर लेखक वही बताते हैं कि जब वे भाभी को झलमला दिखाएं तो भाभी ने उनसे प्रश्न किया तो लेखक ने बताया कि यह झलमला है, और भाभी से कहा, भाभी ने उन्हें 5 रुपए दे दिए झलमला दिखाने पर
तब लेखक ने कहा कि अत्यधिक प्रेम मैं आपसे करता हूँ, उसके बदले में आपने मुझे केवल 5 रुपए दिए, क्या आपके प्रेम का मूल्य इतना ही है? तब बड़ी भाभी ने, लेखक की बड़ी भाभी ने उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा कि मुझे 1 गिनी इसका मूल्य चाहिए। भाभी ने निवेदन किया, किसी मोमबत्ती पर लिख दो कि इसका मूल्य कितना है, झलमला दिखाने का। तब उन्होंने लिख दिया मूल्य 1 गिनी। भाभी ने उन्हें 1 गिनी अर्थात 1 सोने का सिक्का दे दिया। वे उसे लेकर गए, खर्च कर दिए। समय बीत गया और भूल गए। धीरे धीरे इस घटना को बीते काफी वर्ष बीत गए। 8 वर्ष व्यतीत हो गए अर्थात गुजर गए। मैं BA LLB होकर इलाहाबाद से घर लौटा। BA बैचलर ऑफ आर्ट, ग्रेजुएशन जब आप करते हैं, जिसे हिंदी में स्नातक कहते हैं, तो उसे BA कहा जाता है। LLB जब आप वकालत की पढ़ाई करते हैं तब उसे LLB कहा जाता है, वकील बनते हैं आप। लेखक यह डिग्री लेकर के इलाहाबाद से घर आए, वह हुआ BA LLB। लेखक इतने वर्षों के बाद पढ़ाई करके घर आए, 8 वर्ष के बाद। लेखक ने यहाँ पर पढ़ाई की इलाहाबाद में। घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। न भाभी थी और न बिमला ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटंगी में खेती करती थी। कटंगी स्थान का नाम है। कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात। कब किसका जन्म होगा, कब किसकी मृत्यु होगी, कब हम स्वस्थ होंगे, कब हम बीमार होंगे, कब हमें खुशी मिलेगी, कब हमें गम मिलेगा, यह सब विधाता के हाथों में है। 8 वर्ष में लेखक की घर की परिस्थितियां बदल गई। वे जब इलाहाबाद से लौटे तो उन्होंने पाया कि अब वैसी परिस्थिति नहीं है। उनकी प्यारी भाभी जो उनकी बहुत चहेती थी, अब वे भी नहीं है। उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर स्वर्ग जा चुकी है। उनकी मृत्यु हो चल गई है। स्वर्ग चले जाना मुहावरा है जिसका अर्थ है मृत्यु हो जाना। साथ में ही उनकी जो बहुत ही प्यारी नौकरानी थी विमला, वह जो है अब कटंगी नामक स्थान में खेतों में काम करने लगी। समय बदलते देर नहीं लगती है, कोई जानता नहीं है कि कब कौन सी परिस्थिति आ जाएगी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही हैं, कुछ भी हो बहन, तुम मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई, मैं तुमसे पूछने वाली थी। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि वे 8 वर्ष के बाद BLLB करके इलाहाबाद से घर आए हैं। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उनकी प्यारी भाभी की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर में काम करने वाली नौकरानी जो भाभी की चहेती थी विमला, वह अब उनके यहाँ नौकरी नहीं करती है। कटंगी नामक स्थान में खेत में काम करती है। लेखक दृश्य का वर्णन करते हैं कि शाम का समय था। वे अपने कमरे में बैठे कुछ विचार कर रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में ही पास पड़ोस की कुछ स्त्रियां आई थी। उनकी दीदी से बैठकर वे बातें कर रही थी और उन्हीं बातों में उनकी दीदी किसी महिला से कह रही थी कि उनकी बड़ी बहू जो थी अर्थात लेखक की भाभी, वह उस घर की लक्ष्मी थी। तब उसने कहा कि हाँ, उनके बारे में मुझे और कुछ बताना है। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था ना। संदूक क्या है? यह एक बक्सा होता है, लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। भेजा था ना। सखी मतलब यह वही महिला है जो लेखक की
भाभी की सहेली है, वही है जो आई है लेखक के घर में और वही बता रही है कि क्या कुछ उसने देखा। दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी कि उसे रोहिणी को दे देना। रोहिणी मतलब पंडित जी की बहू, जिसकी सहेली लेखक की भाभी थी, उसका नाम क्या था? रोहिणी। उस स्त्री ने कहा, उसमें सब तो ठीक था पर कुछ विचित्र बात थी। विचित्र मतलब अजीब। दीदी ने पूछा, कैसी विचित्र बात? वह कहने लगी, मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत उर्दू का शब्द है, हिफाजत मतलब संभाल कर, हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी यह क्या है। कौतूहलवश उसे खोलकर मैंने देखा। कौतूहलवश अर्थात जिज्ञासावश, जानने की इच्छा में, जानने की चाहत में, अभिलाषा में खोलकर मैंने देखा। बहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा। उसने हंसकर कहा, नहीं, उसमें गहना न था। गहना आभूषण जिसे आप कहते हैं, वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था मूल्य 1 गिन्नी। अधजली अर्थात आधी जली हुई। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि शाम के समय जब वे अपने कमरे में बैठे थे तो पड़ोस की महिलाएं आई थी, उनकी आपस की चर्चा हो रही थी। तभी बड़ी भाभी की सहेली पंडित जी की बहू, जिसका नाम रोहिणी था, वह आई थी। वह बताती है कि जो बक्सा लेखक की दीदी ने पंडित जी की बहू को दिया था, उसमें बक्से में एक विचित्र बात थी। रेशम की रुमाल में कुछ बंधा हुआ था। जब उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें एक आधी जली हुई मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा था मूल्य 1 गिन्नी। निश्चित है आपको याद आ रहा होगा कि यह मोमबत्ती कौन सी थी जो झलमला के रूप में लेखक ने अपनी भाभी को दिखाई थी। उसी मोमबत्ती के टुकड़े को, आधी जली हुई मोमबत्ती के टुकड़े को रेशम के रुमाल में लपेटकर सहेज करके लेखक की भाभी ने रखा हुआ था। अर्थात वह लेखक के प्रति भाभी के प्रेम की निशानी थी। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। ज्ञान शून्य अर्थात सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा। आवेग मतलब होता है जोश। घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपना सिर ढांकते ढांकते कहा, अच्छा बाबू, मैं उसे कल भेज दूंगी। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्होंने जिस मोमबत्ती से भाभी को झलमला दिखाया था वह मोमबत्ती अभी भी भाभी ने सहेज कर रखा हुआ है, तो वे नहीं विचार कर पाए कि ग्रामीण परिवेश है, यहाँ गांव की बहुएं आई हुई हैं, वहाँ उनका प्रवेश वर्जित है, वहाँ वे नहीं जा सकते हैं, महिलाओं की सभा चल रही है। लेकिन वे जोश में भर गए और भाभी के प्रेम बस वे जाकर के जोर जोर से कहने लगे कि वह हमें दे दीजिए। वह पर पुरुष थे, दूसरे व्यक्ति थे। इस कारण से वहाँ जो गांव की बहुएं आई थी कुछ इधर उधर हटने लगी और कुछ अपना सिर ढकने लगी। लेखक ने उनसे सीधे कह दिया कि आप जो है उस अधजली मोमबत्ती के टुकड़े को मुझे दे दीजिए, वह मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है। उसने भी कहा कि कल भेज दूंगी, लेकिन लेखक इंतज़ार नहीं कर सके। उन्होंने अपनी नौकरानी को रात में ही भेज दिया और यह संध्या का समय था जब उसने कहा था। लेखक रात में ही भेजकर नौकरानी से उस टुकड़े को मंगवा लिए। उस दिन लेखक कुछ भी खा नहीं सके, वे भाभी की याद में ही तड़पते रह गए।
पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। खाना न खाने का क्या बहाना बनाया लेखक ने कि मेरे सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर न दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकाल कर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा, यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, झलमला। कमला कुछ न समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक रात्रि के अनंत अंधकार में विलीन हो गया। अब यह कमला कौन है, यह लेखक ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनके घर की कोई महिला है जिससे उनका संबंध है, उनकी पत्नी है या बहन है, यह स्पष्ट नहीं है। सब लोग जब सो गए तो लेखक अपने कमरे में उसी आधी जली हुई मोमबत्ती को जलाए और संभवतः चूंकि उन्हीं के कमरे की बात है तो यह उनकी पत्नी रही होगी जिसका नाम कमला है उनकी। और जब कमला ने उसके बारे में पूछा तो लेखक ने कोई जवाब विशेष नहीं दिया, केवल इतना कहा कि यह झलमला है और वह बेचारी कुछ न समझ सकी कि इसका क्या मतलब है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने देखा थोड़े समय के बाद ही कि उस मोमबत्ती के टुकड़े से जो झलमला था, प्रकाश था, क्षुद्र मतलब छोटा सा, कम, क्षुद्र आलोक रात के अनंत अंधकार में विलीन हो गया। अनंत अर्थात अन यहाँ उपसर्ग, जिसका अंत नहीं होता वह अनंत, विलीन हो गया, गायब हो गया। रात्रि मतलब रात, आलोक मतलब प्रकाश। लेखक कहते हैं कि उस झलमले से जो थोड़ा सा प्रकाश निकल रहा था, वह प्रकाश रात का जो घना अंधकार फैला था उसी में कहीं खो गया। इस तरह से लेखक ने समाज में फैली हुई एक परंपरा का वर्णन किया है। साथ में लेखक यहाँ पे भाभी और देवर के प्रेम को भी स्पष्ट करते हैं। हमारे समाज में इसी तरह की परंपराएं रही हैं। अगले वीडियो में मैं यह जो कहानी है, इस कहानी पे आप लोगों से चर्चा करूंगा कि इस कहानी को हम लोगों को कैसे लिखना है और उस कहानी के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। साथ में ही हम लोग यहाँ पर जो दी गई कहानी है, निम्न शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी लेखन कीजिए। मोमबत्ती, कागज, बूंदे, नारियल का वृक्ष, ये 4 जो शब्द दिए हैं, इन 4 शब्दों से भी कहानी लिखना सीखेंगे। तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।